आज़ादी सुनने में कितना प्यारा लगता है ये शब्द, लेकिन क्या आज़ादी के मायने सबके लिए एक हैं? नमस्कार, मेरा नाम ऋतु गोस्वामी है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ममता कालिया जी की रचना, जिसका शीर्षक है आज़ादी। बहुत लाड करती थी दादी मेरा। कोठरी आंगन पार करती हुई मैं आई और दादी की पीठ पर झूल गई। दादी, मन नहीं लग रहा, जाएं खेल आएं। दादी ने अपनी उंगली से 1.25 तोले की चमचमाती अंगूठी उतारी और छत की मोटी नाली में, जिसमें से बरसातों में परनाला गली में पड़ गिरता था, फेंक दी। मुझसे बोली, जा ढूंढ कर ला तो जानू। मैं कूदती कूदती सीढ़ियाँ उतर गई। नीचे गली की नाली में पानी के बहाव से अंगूठी आगे भागी जा रही थी। मैं नाली के साथ साथ भागती गई। 7 घटिया की नाली, अंगूठी पाना हंसी खेल नहीं था। हांफते हांफते निचाई तक पहुंची तो अंगूठी जमीन तले के गटर में गायब हो चुकी थी। जिस तेजी से गई थी उसी सुस्ती से लौटकर छत पर पहुंचकर मैं बिसूरी, दादी। दादी अपनी एक टांग पर उठकर आई। खबरदार जो रोई। फिर पास आकर गोद में उठाकर कहा, आज तेरे बाबा आएंगे तो फिर नाप दे दूंगी। मैं खुश हो गई। 5 साल की थी ना, इसलिए पता नहीं चला कि पहली बार ही बनवाने में बाबा को कितनी मुश्किल आई थी। और साल भर तक घर के हर खर्च का हिसाब लगाते समय बाबा उस अंगूठी की कीमत बताया करते थे। इसी पर एक दिन दादी ने गुस्से में अंगूठी चूल्हे में डाल दी। लो, ठंडक पड़ी तुम्हारे अंदर, लो ये लो ओ लो, कहती हुई दादी अपनी चूड़ियाँ, कड़े और लच्छे भी आग में झोंकने लगी थी कि माँ ने पीछे से उन्हें थाम लिया। माँ से इसलिए चिढ़ती थी दादी। माँ ने बीच बचाव किया नहीं कि दादी का पारा गर्म। फिर दादी पता नहीं क्या क्या बकने लगती। उन्हें रांड, हरामजादी कहने के साथ साथ बाबा की पतुरिया कह डालती। तब बाबा तख्त से उठकर आते और दादी को एक लात मारकर घर से बाहर चले जाते। घर एकदम सन्न रह जाता। दादी न रोती न चीखती, बस सतर अपने तख्त पर बैठ जाती। उनकी शक्ल कुछ अजीब ढंग से सख्त हो जाती। वे अपने दाएं हाथ का पंजा बार बार फैलाती, सिकोड़ती, फिर एक टांग पर उठकर माँ की कोठरी के सामने खड़ी होकर मुनादी करती, आज चूल्हा नहीं जलेगा बहू, खबरदार जो चौके में घुसी। माँ ने भी उन्हें जलाने की कसम खाई हुई थी। उनकी इस घोषणा के साथ साथ माँ छींके पर से आलू उतार कर काटने लगती। दादी एक बार फिर गालियों की बौछार करती हुई मुझे माँ के पास से छीनकर पूजा वाली कोठरी में आ जाती। मैं उनका धचक धचक चलना देखती और मज़ा लेती। दादी के गुस्से के बारे में मुझे सिर्फ इतना पता था कि अगर वे पूजा घर में धूप जलाएं तो समझो गुस्सा उतरने ही वाला है। फिर मैं धीरे से पूछती, दादी पान खाओगी? और बस दादी के घर भर से सुलह हो जाती। दादी के पान चौके में रखे पानी के बड़े तमेड़े में पड़े रहते। सुबह सुबह छिद्दू पान दे जाता और मैं कैंची से काट काट कर उनकी लंबी कतरनें बना देती। दादी का कहना था, मुझसे पहले इस घर में कभी किसी ने उन्हें पान लगाकर नहीं खिलाया। मैं तमेड़े में से पान की एक कतरन लेकर चौके के आले से पानदान लेती और सीधे हाथ की पहली उंगली से उस पर चूना कत्था लगाती। सुपारी का चूरा रखती और पीले तंबाकू की 5 पत्तियाँ। कभी कभी पान ले जाकर देने के सिलसिले में कतरन में से एक आध पत्ती या सुपारी खिसक जाती। दादी झट पहचान जाती। आज हमारे लटूर बाबा पान बनाना भूल गए। मैं पूछती, दादी क्या कम है, चूना, कत्था? नहीं, सुपारी। नहीं, फिर पत्ती। और मैं पत्ती लेने रसोई में भागती। कभी कभी दादी नहाने को गुसलखाने में घुस जाती तो मेरा वक्त न कटता। मैं गुसलखाने की मोरी में झुककर झांकती और उसी में से बातचीत शुरू हो जाती। दादी कितनी देर लगाओगी? अभी तो मैं पैर रगड़ रही हूँ। बिना ठहरी मैं कहती, और अब क्या कर रही हो? दादी जवाब देती, फिर मैं सवाल करती, वे फिर जवाब देती। मेरा नया सवाल हाजिर होता। जब मोरी में से साबुन का झागदार पानी निकलता मैं ताली पीटती, आहा हा, दादी जी नहा चुकी, आहा हा। अगर माँ आंगन में होती मुझे देख देख कर दांत पीसती। आना रात को मेरे पास, अच्छी तरह बताऊंगी। रात को दादी के पास सोने में मुझे डर लगता था। सोने से पहले वे बाबा के पैर दबाती थीं। कभी कभी मैं सो जाती और बीच रात में पेशाब के लिए आँख खुलती
तू देखती दादी तब तक पैर ही दाब रही हैं। मैं कहती दादी सो जाओ। दादी लंबी सांस लेती। मैं तो अब लकड़ियों में ही सोऊंगी। ये मरे पैर मेरा दम ही खींच लेंगे किसी रोज़। और बाबा जिन्हें अनिद्रा की पुरानी बीमारी थी चीख पड़ते, ससुरी हमें गाली देती है, एक टांग भगवान ने ले ली, एक हम तोड़ देंगे, समझे। दादी बाबा की लड़ाई में मैं बहुत अकेली पड़ जाती। दादी तड़ातड़ जवाब देती रहती थीं, फिर बाबा उठकर उन्हें एक दो धौल जमाकर मुंह फेर कर लेट जाते। मैं इसीलिए माँ के पास सोती थी। माँ रात में मेरा गाल नोचती हुई घुड़कती, आई बड़ी दादी की मनैती, पढ़ना न लिखना, दिन भर चुअरियों की तरह उनके कामों में लगे रहना। उसका क्या है, उसकी माँ कुंजड़न थी, वह तो पनवाड़न लगती है, तू भी पनवाड़न बनेगी। दिन में अगर किसी बात पर मैं माँ से रूठ जाती तो ये सब बातें दादी तक पहुँचा देती और दादी का संवाद शुरू हो जाता। हाँ हाँ, हम कुंजड़न की बेटी ही, पर तुम कौन कलेक्टर की जाई हो, तुम्हारा बाप भी वही परचूनिया रहा, तराजू लिए लिए चल बसा, क्रियाक्रम में 20 आदमी न जुड़े। माँ मेरी तरफ देखती और अंगारा बनती जाती। मैं उस दिन दादी का आंचल न छोड़ती। उस रात फिर मेरी पिटाई होती। बचाव के लिए मैं जोर जोर से रोना शुरू कर देती। दादी अपने कमरे में से पुकारती, मुन्नी मुन्नी री बहू, मेरे लटूर बाबा को हाथ न लगाना। हाँ, मेरे बाल बहुत छोटे छोटे थे। दिन में 3 बार दादी कस कस कर चोटी करती और कलाया बांध देती, पर मेरे बाल फिर आगे पीछे से निकलकर आंखों पर बिखर जाते। नाम मात्र को कलाया बंधा रह जाता। इसीलिए दादी ने मेरा नाम लटूर बाबा रखा था। मेरे और भी दर्जनों नाम थे। दादी कहती, डॉक्टर मुन्नालाल, जरा मेरा छुनछुना गरम कर दे बेटा। मैं चौके में जाकर वह कटोरा उठाती जो घी और हल्दी से हमेशा पीला रहता था। दादी फिर उसमें एक कलछी घी, हल्दी और पिसी हुई सौंठ डालकर चूल्हे पर चढ़ा देती। उसका छुनछुना मुझे बड़ा अच्छा लगता। जब हल्दी नारंगी रंग की हो जाती तो मैं चिल्लाती, दादी छुनछुना तैयार है। दादी सणसी से उतारकर मेरे सहारे से धचक धचक चलती हुई कमरे में आ जाती। मैं उनके सामने घुटने सिकोड़ कर बैठ जाती। दादी अपनी सूखी पतली लौकी जैसी टांग के पंजे में बंधे रुअड़ के पुलिंदे पर से पट्टी उतारती और रुअड़ हटाकर देखती। इस पैर का छोटा सा पंजा था, मेरे हाथ बराबर, और उसकी छोटी छोटी जुड़ी अंगुलियों में नाखून नहीं थे। दादी दोनों हाथों से पैर थाम कर कहती, अरे राम रे, बड़ी टीस होती है चलते चलते। मैं पूछती, दादी कब ठीक होगी तुम्हारी टांग। दादी रुई से पंजे पर हल्दी सौंठ लगाती, जब मेरा लटूर बाबा डॉक्टर मुन्नालाल बनेगा तब। और मैं निश्चय कर लेती कि छप्पर वाली गली की नुक्कड़ पर बैठने वाले डॉक्टर मुन्नालाल से भी बड़ी डॉक्टर बनूंगी। सबसे पहले दादी की टांग ठीक करूंगी, फिर अपने बाल, फिर बानों की गुड़िया। फिर मेरी समझ में यह सब काम डॉक्टर के ही करने के थे। दादी टांग के पीर भूलने के लिए कहती, मुन्नी री कहानी सुनेगी। कौन सी? दादी वह सुनाओ, चतुर कौए वाली। दादी की कहानी शुरू हो जाती। सावन में घर के बाहर वाले छप्पर में झूला पड़ जाता। हम सब छोटी बड़ी लड़कियां एक दूसरे को झोंके दे देकर झुलाती और गाती, शिव शंकर चले कैलाश से बूंदिया पड़ने लगी, गौरा जी ने बोई बोई हरी हरी मेहंदी, तू शिव जी ने बूदई भांग, बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश से बूंदिया पड़ने लगी। कभी कभी दादी मुझे झुलाती और अपना प्रिय गाना सुनाती। बाग में पपीहा बोले, मैं जानू कोई आया रे मेरा बबलू बेटा, 100 चीजें लाया रे। बाप को चद्दर, माँ को धोती, मुन्नी को चूड़ी लाया रे। बहन की तियर भूल आया, 100 नाम धराया रे। बाग में पपीहा बोले। घर में जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती, गाने में उसी के अनुसार रद्दो बदल होती रहती। बब्बू बेटा सबके लिए फितूरी, दुशाला, सूटर, चप्पल और न जाने क्या क्या लाते रहते। बस बुआ की चीज़ें भूलते रहते। माँ सारा दिन काम करती और बड़बड़ाती रहती। झाड़ू लगाती तो बड़बड़ाती,
पानी भरती तो बड़बड़ाती, खाना बनाते बनाते बड़बड़ाती और सोते समय भी। मैं पूछती, ये तुम सारा दिन क्या बोलती रहती हो माँ, कुछ सुनाई भी नहीं देता ठीक से। माँ दांत पीसती, तुझसे मतलब, तू सारा दिन उसके चील कौवे उड़ाया कर। बाबू आगरा में पढ़ते थे। जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई मैंने देखा बाबू जब आगरे से लौटते माँ रात में देर तक उनसे झगड़ा करती, हमारी मिट्टी क्यों खराब की ब्याह करके, या हमें ले चलो या यहीं अपने हाथ से ख़त्म कर दो, हमसे नहीं होती सारी उम्र बुढ़े बुढ़ी की टहल फिकिर, सारा दिन ऐसा लगता है जैसे तख्त पर तुम मेंढक बिठा दिए हो। बाबू गुस्सा हो जाते, गाली गलौज तो उन्हें पसंद नहीं थी, गुस्से के मारे अपनी खटिया खींचकर दूर कोने में ले जाते। बाबू के आने पर दादी इतना खुश हो जाती कि लगता वे बिल्कुल ठीक हो गई हैं, ना उनका पैर दुखता ना आंखें पनियाती हैं। उस दिन वे अपने हाथ से खाना बनाती और सामने बैठकर खिलाती। मैं सोचती बाबू जल्दी जल्दी आया करे तो कितना अच्छा हो। एक बार बाबू आगरे से लौटने पर टीन का एक कंघा लाए। घर आने पर दादी ही उनका बक्स खोलती थी। कंघा निकाल कर बोली, मेरे लिए लायो। बाबू सिर खुजाने लगे, अम्मा रास्ते में बाल बिगड़ जाते हैं हवा से, यही मारे ले आयो। दादी ने चुपचाप कंघा वापस रख दिया। जब बाबू चले गए तो एक दिन मैंने देखा माँ उसी कंघे से बाल संवार रही हैं। मैंने फौरन जाकर दादी से कहा, दादी तख्त पर से उठकर आई, खसम से लेकर इतरा रही है, ये छिचोरपना यहाँ ना करियो। हम भी कहें छोरी का दिल क्यों रत्ती रत्ती हो जाए है माँ को देने के नाम पर। दादी सारा दिन कुपित रहीं। माँ जहाँ खड़ी होती उनके पीछे पीछे पहुँच घुड़कने लगती। चिट्ठी लिखी थी बड़के को, हमसे कहती तो कंघा ना मिलता, रोज पत्तियां काढ़ा करेगी का। माँ ने कुछ नहीं कहा, बाल बांधकर विजयी मुस्कान के साथ कंघा आले में रख दिया। शाम को दादी ने मुझसे कहा, मुन्नी जरा वह कंघा तो उठा ला। हम दोनों उस समय छत पर बैठे थे। मैंने नीचे जाकर आले में से कंघा लाकर दे दिया। दादी ने झट कंघा उस मोटी नाली में डाल दिया जिसमें से बारिशों में परनाला पड़ पड़ गिरा करता था। मैंने मचल कर कहा, दादी ढूंढ कर लाऊं? दादी ने आंख दिखाई, पैर तोड़ देंगे, खबरदार। घर में दो लोगों से दादी के बिल्कुल नहीं पटती थी। हम थे कुल 4। मैं बड़ी फूली फिरती थी, दादी की चहेती जो थी। माँ से निपटने के बाद बाबा का नंबर आता था। छत की दीवार से जुड़ी लेकिन घर के बाहर जो कोठरी थी उसी में दुकान थी। मेरे मन में दुकान को लेकर हमेशा कौतुक बना रहता था। दुनिया भर का सामान बाबा उस छोटी सी दुकान में रखते थे। दादी कभी हल्दी कभी दाल के लिए मुझे दुकान की तरफ रवाना कर देती। मैं पहले झिर्री में से झांक कर देखती, बिल्कुल बाइस्कोप का सा मजा आता। बूरों के पीछे चूहों की धमा चौकड़ी कभी दिख जाती तो दिन दिलचस्प हो जाता। फिर मैं दुकान के सामने वाले दरवाजे पर जाकर बाबा से चीज़ की फरमाइश करती। बाबा खाली बैठे होते तो भी एक बार मना ज़रूर करते, चल भाग, दुकानदारी ना खराब किया कर सुबह सुबह। मैं फिर भी न जाती, वहीं फ्रॉक समेट कर बैठ जाती। तब पिंड छुड़ाने के लिए बाबा पुड़िया बांधकर मेरी तरफ फेंक देते। दादी को यह सब पसंद नहीं था। बाबा दुकान से काफ़ी हुज्जत के बाद सिर्फ एक दिन का सामान निकाल कर देते थे। अगले दिन फिर वही खींचातानी। दादी ने कई बार कहा कि तराजू से तोलकर सेर पक्की दाल और पसेरी चावल अलग रख दें, पर बाबा इसे फिजूल खर्ची मानते थे। वे कहते, ज़्यादा दिखेगी तो ज़्यादा उठेगी। एक बार तो वे काली मिर्च की डिबिया चौके से उठाकर ले गए कि 8 रुपए की बिक जाएगी। हम लोग कभी कभी विश्रांत घाट जाते थे। वहाँ औंधे पड़े कछुए देख मुझे डर लगता और मज़ा भी आता। दादी उन्हें छू छू कर भगा देती और देर तक नहाती। वहाँ उनकी कुछ सहेलियाँ मिल जाती, कपड़े बदलते, माला फेरते, दुनिया जहान की बातें कर ली जाती। ऐसी बातचीत के दौरान ही दादी को मनसा ने बताया कि डैम्पियर पार्क में एक बड़ा लायक डॉक्टर आया है। वकीलनी की टांग ऐसी ठीक की है कि कल तक बिस्तर पर हाय हाय चिल्लाने वाली वकीलनी आज दगड़ दगड़ करती फिर रही है। दादी सुनकर बहुत खुश हुई। आज जमुना मैया ने हमारी सुन ली, हम अभाल जाएंगे वहाँ। जितनी तेज़ वे चल सकती थीं उतनी तेज़ चलती हुई वे घर आईं और बिना सुस्ताए सीधे बाबा की दुकान की चौखट पर खड़ी हो गईं। अजी डैम्पियर पार्क में एक बड़े डॉक्टर आए हैं, हमें दिखाए लाओ।
बाबा को बात पसंद नहीं आई। का भयो है तोए? दादी को गुस्सा आ गया। तुम हमारी दूसरी टांग भी तोड़ दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बाबा बोले, अच्छे डॉक्टर की फीस भी अच्छी होगी, का फायदा? तुम्हें कौन ब्याह रचाना है? मर्ज और कर्ज समय पाकर जाते हैं बब्बू की माँ। डॉक्टरन की चीड़ फाड़ से तो ये जन्म भी खराब, वह जन्म भी खराब। दादी दुकान से हट आई। मैंने दोपहर में कहा, चलो दादी चुपके से डॉक्टर को दिखा आए। दादी कुछ नहीं बोली, बस मुझे कसकर छाती से लगा लिया। उस दिन के बाद से उन्होंने पैर में छुनछुना लगाना भी बंद कर दिया। पता नहीं क्यों दादी की अगर फोड़ा फुंसी निकलती तो वह जल्दी ठीक नहीं होती थी। वह धीरे धीरे फैलती जाती, फिर उसमें मवाद पड़ जाता। दादी आंगन की नीम की पत्तियां पीसकर उस पर बांधती, पर फोड़ा बहुत दिनों बाद ठीक होता। अब तो उन्होंने यह सब भी बंद कर दिया था। माँ कभी दादी के पास नहीं बैठती, काम में लगी रहती, और जब काम न करती होती तो अपनी कोठरी में आंखों पर हाथ रखकर पड़ी रहती। मैं जाकर पूछती, माँ क्या बात है, थक गई हो? वे कुछ नहीं बोलती। मैं कहती, कहाँ कहाँ दर्द है, लाओ दबा दूँ। माँ मेरा हाथ झटक देती, जा भाग उसी के पास। एक बार बाबू आगरे से लौटे। उनके बक्से में से कुछ लड्डू निकले। सूख गए थे लेकिन थे स्वादिष्ट। बाबू ने सबको एक एक दिया। हमारे कॉलेज में बंटे थे। आज़ादी मिल गई, उसी खुशी में 15 अगस्त को बांटे गए। दादी चौंक उठी। कहाँ मिल गयो है? आज़ादी। आज़ादी। अब हम गुलाम नहीं रहे, हमारा अपना राज हो गया। गांधी बाबा ने सुराज दिला दियो है। अब का होगो का? इतनी बड़ी बात है, तुम समझ नहीं रही हो तो का करे? सबको आज़ादी मिल गई है अब। मैं बिना समझे ताले बजाने लगी। आहा जी, आज़ादी मिल गई, आहा जी। दादी अचंभे से बोली, सबे को मिल गई? हाँ हाँ। उन्होंने एक लंबी सांस खींची। हमें ना मिलो गांधी बाबा, नहीं वासे कहती, एक तो फितूरी दिलाई दे, आज़ादी का कहा करो, ना ओढ़बे की चीज ना बिछाबे की। बाबू खिन्न हो गए। तुम्हें कुछ भी समझाना बड़ा मुश्किल है अम्मा। दादी ने अपना लड्डू थोड़ा सा चक्कर मुझे ही दे दिया। माँ ने अपने हिस्से का लड्डू अनखाया रसोई की पढ़ारी पर रख दिया, जहाँ नज़र पड़ते ही चील की तरह झपट्टा मार मैं उठाकर खा गई। बाबू इस बार घर पर पूरे वक्त पढ़ते ही रहे। मेरे लिए भी एक किताब लाए थे और सुबह सुबह पढ़ाते थे। जब मैं जल्द समझ लेती तो माँ की ओर देखकर कहते, मुन्नी की बुद्धि में कोई खोट नहीं, बस निचावली नहीं बैठती, यही मुश्किल है। बाबा घर में होती चहल पहल से बेखबर अपनी दुकान में गद्दी पर बैठ गल्ला गिनते रहते। एक दिन ब्यालू के बाद बाबू से बोले, बब्बू तेरी पढ़ाई खत्म भई वाली है, दुकान गद्दी संभालो अब, मैं बहुत थक गयो हूँ। बाबू सन्न रह गए। बाबा बोले, आखिरी साल है ना जे? हाँ बाबूजी। तो बस इस बार तुम हिसाब किताब समझ लो, दिवाली पर बही खाता, बाट तराजू तुम्हें पूजना आए के। दुकान पर बैठने के लिए एमए नहीं कर रहा हूँ बाबूजी, मैं जोरों से नौकरी ढूंढ रहा हूँ, पास होने तक मिल ही जाएगी। बाबा एकदम भड़क गए। नहीं बैठेंगे का मतलब? का इसीलिए तुझे पढ़ाया है कि तू पढ़ लिख कर कुर्सी तोड़े? ससुरी फीस भरी है जन्म भर, मर मर कर पढ़ाया है कि लोगों के सामने छाती ठोक कर कहें, देखो मेरा छोरा है, 16 क्लास पढ़ो है। बाबू दबी जुबान में बोले, लेकिन मैंने तो बुरा तोलने के लिए पढ़ाई नहीं की। मुंह पे ना है तेरी फीस के रुपए, चाहे जा सुन ले, चाहे या कान चाहे बा कान, पिछला रुपया भी मुझे लौटाल दे जो अपनी मैया का दूध पियो है। दादी बीच में बोली, अभी उम्र का है, फिर नौकरी करेगा तब और रुपए घर में आएंगे। चुप रह, तो का समझ है, कल को अलगोजा हुआ तो पैसा अपने बटुए में रखेगो कि नहीं? इतनी दूर की कौड़ी दादी को सूझी नहीं थी। चाहती तो वे भी थी कि बाबू उनकी आंखों के सामने रहे, लेकिन इस वक्त वे चाहती थी कि बाबू के आने पर घर में सब राजी खुशी रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो। इसी वजह से माँ को भी बार बार कहती थी, हंसी खुशी काम किया कर, सूजा हुआ मोहड़ो बब्बुए जरा पसंद नहीं। माँ तमक कर कहती, हमें तो बंसी वाले ने ऐसा ही बनाकर भेजा है, ऐसे ही रहेंगी, शक्ल उधार कहाँ से लाएं? बाबू भुनभुनाते घर में घूमते रहे। अजीब किस्सा है ये, पढ़ लिख कर भी बाट तराजू से सिर फोड़ो, पढ़ने का क्या फ़ायदा अगर अपना रास्ता चुनने की आज़ादी ना हो।
दादी ने सुनकर उसास भरी। तू फिर भी कचू है। मोए देख, ये इतना बड़ो फोड़ो है पीठ पे, पर तेरे बाबूजी जर्रा के नहीं ले जाते। रे बब्बू, तेरी नौकरी लगे तो सबसे पहले मोए डॉक्टर के ले चलना। बाबू बोले, तुम मेरे पास ही रहा करना अम्मा। पीठ के फोड़े में चीरा लगाना था। चीरा लगाने के जर्रा 7 रुपये मांग रहा था। जब तक फोड़े का मवाद दर्द के चपक्के मारता, दादी कराती हुई जर्रा से जाकर हुज्जत कराती। जर्रा कभी टस से मस ना हुआ। दादी दुखी होकर कहती, अच्छी आज़ादी आई, मरे चीर फाड़ के भी रुपए लगने लगे। पहले यही जर्रा एक सेर गुड़ लेकर चीरा लगावे था। बाबा ने समझाया, अरे मैं तो कहूँ इसे बिल्कुल ना छेड़, पुलटिस बांधे जा, ससुरा आप ही फूटेगो। फोड़ा नहीं फूटा। धीरे धीरे सारे शरीर में मवाद फैल गया। तख्त पर लेटे लेटे वे कराती, किसी से कुछ न मांगती न पूछती। गली की पाठशाला में मेरा नाम लिखा दिया गया था। नई सहेलियों, नई किताबों में मैं मशगूल हो गई। फिर भी सुबह स्कूल जाने से पहले और स्कूल से लौटने पर सबसे पहले मैं दादी के पास ही दौड़ी जाती। दादी, मैं स्कूल जा रही हूँ। दादी, मैं आ गई। दादी मेरे सिर पर हाथ फेरकर चूम लेती। 2, 3 और 4 का पहाड़ा दादी के पास बैठकर ही याद किया था मैंने। याद कर मैं उन्हें सुनाती। वे आंखें बंद कर सुनती रहती। एक दिन स्कूल में सफ़ेद कपड़े पहनकर आने के लिए कहा गया। सुबह सुबह 15 अगस्त का जलसा था। मैं मुंह अंधेरे नहाकर तैयार हो गई। स्कूल जाने से पहले दादी की कोठरी में गई। दादी, आज आज़ादी का दिन है, हम स्कूल जा रहे हैं, तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। दादी बोली, री मुन्नी, थोड़ी आज़ादी मेरे लिए भी ले आना पुड़िया में बांध के। मैं हंस पड़ी। जन गण मन गाने के बाद बहन जी ने सबको लाइन में खड़ा करके बताशे बांटे। दूना भर बताशे थे, लेकिन हम लड़कियों को लग रहा था जैसे झुआ भर हो। कई लड़कियों ने तो उसी समय अपना हिस्सा चबा डाला। मैंने 2 बताशे मुंह में डाले और चूसती रही। घर आते हुए मैंने सोचा, आधी दादी के लिए रख दूंगी और दादी को आज जनगण मन भी गाकर सुनाऊंगी। कोठरी में जाकर मैंने पीठ पीछे हाथ ले जाकर कहा, देखो दादी, मैं सच्ची मुच्ची आज़ादी लाई हूँ पुड़िया में बांधकर। यह क्या? दादी ना हंसी, ना बोली, ना मेरी तरफ करवट ली। मैं झपटकर दादी के पास पहुँच उन्हें हिलाने लगी। दादी आसानी से नहीं हिली। उन्हें वाकई आज़ादी मिल चुकी थी। तो ये थी ममता कालिया जी की कहानी आज़ादी। अगर आपको मेरा कहानी कहने का ढंग अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।